गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शुरू कर दिया था, जिसके कुछ पार्ट को हमने कवर अप कर लिया और कुछ पार्ट अभी बाकी है। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा। तो आज का पहला टॉपिक है भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिवसीय यात्रा पर वो भारत आई थी। अभी हाल की घटना यहाँ पर बताई जा रही है। और भारत में नई सरकार के गठन के बाद वह द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर अतिथि थी। ठीक है, अब बांग्लादेश हमारे एक प्रमुख पड़ोसी देश है, सबको पता है, और हम एक मित्र देश की भूमिका में हमेशा से रहे हैं। जैसे कि हालिया भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी है और एक विश्वसनीय मित्र है। भारत के बारे में शेख हसीना जी ने कहा। और ढाका नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 यानी 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम से पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये इन दोनों के संबंध में यानी भारत और बांग्लादेश के संबंध की बात की जा रही है। और इसमें बता दें कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विकास, साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की तथा साथ ही तिस्ता नदी के, इसको ध्यान रखेंगे, तिस्ता नदी के जल संरक्षण प्रबंधन के 10 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए। तो ये वो टॉपिक्स थे ये जिस पर यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक चर्चा की गई। ठीक है, और उसके अलावा भी कई अन्य 10 समझौते भी वहाँ पर थे। ठीक है, अब देखिए भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है। देखिए, पहला तो बताया जा रहा है कि भू राजनीतिक महत्व भी है। देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ देख रहे 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप मैप देखेंगे तो आप ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे कि देखिए भारत से बांग्लादेश कैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो दुनिया में 5वीं सबसे लंबी सीमा है। तो ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट आपका निकल के आ गया कि पहला तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं पूछेगा कि भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, जो दुनिया में क्या है, 5वीं सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, और भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की सीमा बांग्लादेश से संबंध है। तो खैर इसको रटिएगा कभी नहीं, मैं फिर बता रही हूँ कि आप मैप खोलेंगे, फिर उसके बाद कुछ मैप ऐसे रखेंगे सामने में जिसमें सारी चीज़ें दी गई है, और कुछ खाली मैप रखेंगे जिसमें आप खुद से फुलफिल करें कि किस जगह पर क्या है, कौन किसके साथ सीमा साझा करता है। क्योंकि इस तरह से यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ और आप अगर रटेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं, आपको कभी वो चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर आपने मैपिंग किया हुआ है तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा। तो आप देखेंगे कि क्या भारत के साथ, देखेंगे मैप खोलकर, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सीमा साझा राज्यों की सीमा बांग्लादेश से ये साझा करता है। ठीक है, और साथ ही यह भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और भारत को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मैंने किसी वीडियो में बताया था आप लोगों को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो यहाँ पर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का मुकाबला करने के लिए भी यहाँ पर बांग्लादेश क्या है, सहयोग की आवश्यकता है बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बताया गया कि भारत के लिए बांग्लादेश जो है वो भू राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए ये बताया गया। ठीक है, अब देखिए, अब आर्थिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, तो बता दें यहाँ पर कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। तो देख लीजिए, जब सब दक्षिण एशिया की अगर बात की जा रही है तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक इसका महत्व भी यहाँ पर होगा। और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। ठीक है, तो देखिए और बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये एक आंकड़ा बताया गया। ठीक है, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें सांस्कृतिक महत्व क्या है बांग्लादेश का, तो बता दें कि भारत और बांग्लादेश का इतिहास जो है, संस्कृति और भारत और बांग्लादेश का इतिहास, संस्कृति और विरासत साझा है। और दोनों देशों के लोग मजबूत सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट है बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघीय
सहयोग संगठन का 10वां सदस्य। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए बताया जा रहा है कि 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वें एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट यानी कि SCOCH शिखर सम्मेलन के दौरान SCO सदस्य देशों के नेताओं ने SCOCHS के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश को अंतिम रूप दिया और उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। ठीक है, बेलारूस को पूर्ण सदस्य का दर्जा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉइंट में कि एक मिनट, यहाँ पर बताया गया है कि बेलारूस जो है वो आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का क्या हो गया, 10वां सदस्य बना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कितनावा था, तो 24th HCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो ये 10वां सदस्य। तो आपको पूछेगा 10वां सदस्य SCO में कौन बना, तो आपको ध्यान रखना है बेलारूस। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखें। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 24वां ये हुआ था आपके कजाकिस्तान। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, 24th HCO काउंसिल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर संघीय सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां स्थायी सदस्य बन गया, जो एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। ठीक है, तो इतनी बात है आपको ध्यान में नहीं रखनी, मेन जो पॉइंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि SCO के 2024 के अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वें SCOCHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अभी हमने देखा है इसको। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ठीक है, अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, जिसका विषय था, विषय ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीमिंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थीम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा थीम नहीं रखने की जरूरत होती है, आपको ध्यान रखना कि एग्जैक्ट ये बता क्या रहा है। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए SCO की अध्यक्षता संभाली। ठीक है, और किंगडाओ को 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसको, तो किंगडाओ को। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका उच्च समुद्र संधि। ठीक है, एक संधि हुआ, उच्च समुद्र संधि, समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, देखिए बता दें कि यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि। तो देखिए पहले आप ये याद रखेंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि है वो किससे संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो संबंधित है समुद्री जैव विविधता संरक्षण से। ठीक है, इससे संबंधित है ये। ठीक है, अब देखिए इस पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है और आधिकारिक तौर पर इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समझौता के रूप में जाना जाता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस अग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन यानी कि BBNJ अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है। तो देखिए क्या है उच्च समुद्र, हाई सीज के बारे में बताया जा रहा है। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्र को उन महासागरीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है उच्च समुद्र का। ठीक है, और बता दें कि महासागरों का लगभग 64% हिस्सा यानी कि 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो महासागर का कितना, तो 64% हिस्सा उसे क्या माना जाता है, उच्च समुद्र। ठीक है, और उच्च समुद्र एवं उससे जुड़े संसाधनों पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष स्वामित्व या विनियमन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि उच्च समुद्र पर किसी भी देश का वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट स्वामित्व वहां पर नहीं होता है। ठीक है, और बता दें कि उच्च समुद्र एवं उससे जुड़े संसाधनों पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष स्वामित्व, वही पॉइंट दिया गया, प्रत्यक्ष स्वामी या विनियमन नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है इजराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। तो अभी ये न्यूज़ जो है वो आप आए दिन हर दिन आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इजराइल क्या हो गया, लिस्ट ऑफ शेम में ये शामिल हो गया। अब देखिए, इजराइल, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में कि लिस्ट ऑफ शेम में किसको यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। हालांकि आधिकारिक रूप में इस सूची को अभी जारी नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बता दें कि आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया, इसलिए देखिए यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया कि उस तथाकथित लिस्ट में, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के इस लिस्ट में इसको लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन देश है सूची में, चूंकि अभी ये काफ़ी हाईलाइटेड नाम है तो इसलिए हमने इजराइल को देगा। इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। और पिछले साल रूस को इस सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो क्योंकि आपने सुना भी होगा रूस और यूक्रेन का काफ़ी विवाद वो भी चर्चा में रहा था, ठीक है। तो आपको इस वर्ष का ध्यान रखना है इजराइल और हमास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है क्या है लिस्ट ऑफ शेम। लिस्ट ऑफ शेम आखिर है क्या, तो लिस्ट ऑफ शेम में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसके कारण इनको लिस्ट ऑफ शेम में डाला जाता है। और इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है पेट्रोडॉलर सौदा, ठीक है। इसमें बता दें कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रोडॉलर सौदे को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है। किसने, सऊदी अरब ने कहा कि अब वो अमेरिका के साथ 80 साल पुराना जो उनका पेट्रोडॉलर सौदा था उसको अब वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये सौदा जो है अभी हाल ही में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिए, पेट्रोडॉलर सौदा यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ, सऊदी अरब और अमेरिका से, ठीक है। अब देखिए क्या है पेट्रोडॉलर डील, हम यहाँ पर बात करें तो अभी ये सऊदी अरब और अमेरिका की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इस डील के बारे में समझिए। बताया जा रहा है कि इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचना था। मतलब ये जो डील है जिसको पेट्रोडॉलर डील कहते हैं, तो आपको भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो तेल का बड़ा उत्पादक देश है, तो वहाँ पर जो क्रूड ऑयल थे वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता था, अमेरिका को ही बेच सकता था। मतलब अमेरिकी डॉलर में ही उसको बेचना था, ठीक है। ये इस डील में था, ठीक है। अब इस करार के तहत सऊदी अरब अमेरिका को तेल अमेरिकी डॉलर यूएसडी में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उसे सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। तो एक सौदा था, एक डील था अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पेट्रोडॉलर डील जो है वो किन दो देशों के बीच में, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए पेट्रोडॉलर का मतलब वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलते हैं, ठीक है। नाम ही है पेट्रोडॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट लाइली ने पहली AI सुंदरी का ताज जीता। किसने, लाइली ने, ये फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो पूछा जाएगा पहला AI सुंदरी का ताज किसने जीता, तो लाइली ने। देखिए बता दें, हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहले मिस AI मॉडल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, लाइली, ठीक है। पूरा नाम है केंजा लाइली। यहाँ पर कहाँ की है ये, तो मोरक्को की, ठीक है। वह AI जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फर्क करना मुश्किल है, ठीक है। तो वो AI जनित मॉडल है, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1500 AI मॉडल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो ध्यान रखेंगे दूसरा तीसरा भी लालिना और ओलिविया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता,
तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया। मतलब ये आधार थे उनके, जिसके आधार पर उनको वहाँ पर आंका गया। ठीक है, और इसके अलावा मॉडल बनाने वाले को एआई टूल की कितनी समझ है, इसे रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ आधार थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ठीक है, दशकों के विचार विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान से संबंधित समझौते के मसौदे को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने स्वीकार किया है। अब बता दें कि भारत इस समझौते के लिए लंबे समय से पैरवी कर रहा था और संयुक्त राष्ट्र के ताजा निर्णय को भारत की सफलता माना जा रहा है। ठीक है, इससे भारत के प्राचीन ज्ञान को वैश्विक स्तर पर महत्व मिलने की संभावना प्रबल हुई और भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने समझौते को भारत और ग्लोबल साउथ यानी कि अमेरिका और यूरोप के अतिरिक्त विश्व का हिस्सा इसकी जीत बताया है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि WIPO वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट इकाइयों में शामिल है और यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने, उसके संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फैक्ट नहीं था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत समाधान अधिनियम। बताया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम यहाँ पर नाम दिया गया। ठीक है, तो कहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस ने इसको पारित किया और इसका उद्देश्य क्या था कि बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन समाधान के लिए यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, जिस अधिनियम को क्या कहते हैं, तिब्बत समाधान अधिनियम। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के बारे में देख ले, तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में। इस अधिनियम को जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002 तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बता दें कि इसका उद्देश्य हमने अभी भी पढ़ा वहाँ पर कि तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने तथा चीन पर दलाई लामा के साथ वार्ता पुनः शुरू करने के लिए दबाव डालना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम का। ठीक है, आगे देखिए हम। देखिए नेक्स्ट देखिए बताया जा रहा है कि इस अधिनियम का अच्छा ये तो हमने देख लिया उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ। देखिए 15 मई 2024 को यूएई की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी दी है। तो अगर आपको पूछा, ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप के सवाल बनते हैं कि ब्लू रेजिडेंस वीज़ा क्या है, तो ये किसके लिए है, तो ध्यान रखेंगे जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की गई है। और किसने, याद रखें, यूएई ने। ठीक है, और अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो आपको मेन पॉइंट जो है वो आपका ये है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन जो आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये शुरुआत किसके द्वारा की गई, यूएई द्वारा। ठीक है, और किस लिए है, तो ये है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जिनका समर्पण बहुत ज़्यादा है और उनके प्रयास जो है प्रदर्शित है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है JWUG की
12वीं बैठक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWUG की 12वीं बैठक 16-17 मई 2024 को उलान बटोर में आयोजित हुई। तो पहला ये 3 लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या? तो ये जो JWUG की बैठक हुई, ये कितनावी मतलब कितनी क्या इसका था, कौन सा बैठक हुआ, कितनावा? तो आप कह सकते हैं 12वां, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच में ये हुआ, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा इस बैठक की सह अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोज ने की, ठीक है। तो ये इन दोनों ने इसको सह अध्यक्षता इन्होंने की, ठीक है। भारत से ये थे सचिव अमिताभ प्रसाद और यहाँ मंगोलिया से स्टेट सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल गनखुया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस के बीच में, किन दो देशों के बीच में? तो भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक समूह में ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अमेरिकी, फिलीपींस और जापान की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक। अब देखिए, याद रखेंगे, पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक किसके बीच? अमेरिका, फिलीपींस और जापान के बीच। देखिए, यूएसए, फिलीपींस और जापान के नेताओं के बीच पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक 11 अप्रैल 2024 को व्हाइट हाउस वॉशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। तो खैर अभी ये बदल चुके हैं, ठीक है। तो ये उस समय की बात की जा रही है, 11 अप्रैल 2024 की, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट पूरा ध्यान रखेंगे, ये किसके किसके बीच हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ, और राष्ट्रपति भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो किनके उस समय में राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चीन के साथ फिलीपींस और जापान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यूएसए द्वारा पहली बार त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, याद रखेंगे, यूएसए द्वारा, ठीक है। और शिखर बैठक में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भाग लिया, ठीक है। देखिए बताया जा रहा है नेक्स्ट कि जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG, देखिए, जिम्बाब्वे में एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG जारी किया गया, याद रखें। तो आपको सिंपली ऐसे भी सवाल बन सकता है कि ZIG क्या है, ठीक है। तो ZIG क्या है? एक, माफ करिएगा, एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ठीक है, ZIG, ठीक है। और इसके नाम ZIG का अर्थ क्या है? तो जिम्बाब्वे गोल्ड है, ठीक है। तो ZI से हो गया जिम्बाब्वे और G से गोल्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपको फुल फॉर्म याद है और अगर आपसे सवाल पूछते कि ZI क्या, तो आप इजीली कर सकते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा, अगर चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाए तो, ठीक है। तो ये होता है कि हम सही तरीके से पूरी तरह से पढ़ ले, तो अगर कोई पॉइंट स्किप भी हो जाता है तो हम किसी और पॉइंट से उसको लिंक्ड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही है। तो मेनली ये इसलिए लाया गया ताकि वो अपने अर्थव्यवस्था को स्थिर यानी कि उसको सेटल कर सके, ठीक है। उसको एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, स्टेबल हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। तो 21 मार्च 2024 को बेल्जियम ने पहली बार परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो आपको याद रखना है कि बेल्जियम ने, पहले तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि 2024 का परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर इसकी मेजबानी की गई या किसने इसकी मेजबानी की, तो आपको ध्यान रखना है बेल्जियम ने, ठीक है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा की भूमिका को स्पष्ट किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, मान लीजिए और ज़्यादा पूछ दे कि कहाँ पर हुआ, बेल्जियम ना देकर उसकी राजधानी का ही नाम दे दे, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉन्सी ने की। तो इन लोगों ने क्या किया, इसकी क्या कह सकते हैं आप, सह अध्यक्षता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 22 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर जो हुआ है वो कितने, तो 22 देशों द्वारा उस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन डीकार्बोनाइजेशन के बहुपक्षीय दृष्टिकोण का क्या है, एक हिस्सा है। और यह सम्मेलन IAEA के एटम्स फॉर नेट जीरो कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल, विद्युत और भूतापीय ऊर्जा की तुलना में 4 गुना कम कार्बन उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लीजिए। तो बता दें कि यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, किसके लिए, तो याद रखेंगे परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए। ठीक है, और इसका गठन 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, देखिए 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। तो याद रखेंगे ये इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो क्या है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये भारत सरकार द्वारा ये पहल किया गया है। ठीक है, ये भारत सरकार की पहल है जो कैरेबियाई देश में, वहाँ पर जो हिंसाग्रस्त, वहाँ पर कैरेबियाई देश हैती में, वहाँ पर जो भारतीय जो फंसे हुए थे, तो वहाँ पर भारतीयों को जो पड़ोसी देश है डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान है जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालना था। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ऐसे ही भी इसको इजिली आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और विदेश मंत्रालय के अनुसार हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए थे और उनमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के पास पंजीकरण कराया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन इंद्रावती, भारतीयों को हैती में फंसे हुए भारतीय थे उनको वहां से निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें बता दें कि पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनयिक दूतावास नहीं है और हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट्रो डोमिंगो में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की निगरानी में की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हाल ही में भारत द्वारा किए गए निकासी अभियान, तो ये निकासी अभियान ध्यान रखेंगे बहुत पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑपरेशन अजय 2023 में ये क्या है, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन अजय कहाँ पर, तो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले से बचने के लिए यहाँ पर ये किया, मतलब वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे अजय इजराइल, मतलब कुछ भी आप कोड इजीली जो आपको इजी लगे याद रखेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, एक निकासी अभियान है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बताया जा रहा ऑपरेशन कावेरी 2023, गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। अच्छा ध्यान रखेंगे ऑपरेशन कावेरी जो है वो किसके द्वारा, तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये बात। और कावेरी कहाँ से निकालने के लिए, तो सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन अजय इजराइल से, ऑपरेशन कावेरी सूडान से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे ऑपरेशन कावेरी है वो किसके द्वारा, तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, ये तो काफ़ी फेमस भी हो चुका था। तो 2022 देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा ये जो पॉइंट दिया रहा था इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछता है कि किसके द्वारा ये पहल की गई थी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को भारत का समर्थन। तो देखिए यहाँ पे बता दें कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर पर चीन के साथ विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस द्वारा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस का दृढ़ता से क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, और 2024 में फिलीपींस और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और यह सफर दोनों देशों के बीच एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतीक है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं किसके, फिलीपींस और भारत के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दावोस शिखर सम्मेलन 2024। जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेताओं, तकनीकी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों और चिंतकों यानी कि जो थॉट लीडर्स हैं ने भाग लिया और विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो जो 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछेगा कि ये विश्व आर्थिक फोरम 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दावोस में, याद रखें, और कब, तो जनवरी 2024 में। ठीक है, अब इसमें क्या चर्चाएं हुई, तो इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, तो इन चर्चाओं में एआई की अहम भूमिका रही। जहां इसमें एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया, वहीं नवोन्मेषी एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को रेखांकित भी यहाँ पर किया गया। और WEF की पिछली बैठक और इस बैठक के बीच विश्व को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें भू राजनीतिक आपात स्थिति, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रों के विकास प्रक्षेप वक्र में गिरावट और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के खतरे जैसे विषय शामिल रहे। ठीक है, और इन वैश्विक चुनौतियों के बीच दावोस 2024 में भारत अपने विकास प्रक्षेप वक्र में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ और सफलता दर्शाता हुआ दिखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को मंजूरी दी। ठीक है, तो 13 मार्च 2024 को 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के सांसदों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी। ठीक है, और यह कानून वर्ष 2024 के अंत तक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने इसकी मंजूरी दी। ठीक है, अब यूरोपीय संघ के अन्य नियमों की तरह इस अधिनियम का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षा कानून के रूप में कार्य करना है और यह उन उत्पादों का या सेवाओं के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण यानी कि रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, और एआई एप्लीकेशन जितना जोखिम भरा होगा उसे उतनी ही अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और एआई एप्लीकेशन अच्छा ये हमने देखा, और कम जोखिम वाले एआई एप्लीकेशन जैसे सामग्री अनुशंसा प्रणाली या स्पैम फिल्टर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम्स, और स्पैम फिल्टर्स को कम कठोर नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये आज का क्लास आपका इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।